लेक्चर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वन्य समाज और औपनिवेश जो सरकारें थी, और इसमें जो वन प्रबंधन के बारे में हमने पढ़ा था उसी में हम देख रहे हैं कुछ और बातें जो हैं। एक तो बच्चे देखो, आपने इसमें दो क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। एक तो अपने भारत में बस्तर, जो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है दक्षिण में, तो उस बस्तर में जो वन विद्रोह हुआ, और जावा, इंडोनेशिया जावा, ठीक है। तो यहाँ पर औपनिवेशिक जो प्रबंधन था, मतलब दोनों ही देश जो थे, दोनों ही क्षेत्र जो है यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार के नियंत्रण में थे। वन प्रबंधन तो क्या समानताएं थी, तो देखिए समानता तो ये थी कि दोनों ही उपनिवेश थे, ठीक है। बस्तर जो अपना भारत का हिस्सा है उसमें अंग्रेजों का अधिकार वन प्रबंधन में, और यहाँ पर डच का, ठीक है। तो भले ही सरकारें जो है अलग अलग थी, पर इनके उद्देश्य एक ही थे। उद्देश्य एक ही क्या थे कि इनको अपने वहाँ जो उनका देश था वहाँ के लिए लकड़ी चाहिए थी, वहाँ की सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति ये इन क्षेत्रों से कर रहे थे। लकड़ी चाहिए था इनको। अब लकड़ी बहुत सारे कामों के लिए चाहिए थी, अपनी शाही सेना के लिए जो जहाज बनाए जा रहे हैं उसके लिए चाहिए, ठीक है, या वहाँ की और जो जरूरतें हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे के लिए भी चाहिए, ईंधन के लिए चाहिए, स्लीपर जो बनाए जा रहे थे उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए क्या करना था, इनको वनों को काटना पड़ रहा था, और इनके नजर में वनों की कोई अहमियत थी नहीं। उस समय वनों को जो है अनुपयोगी मानते थे, व्यर्थ मानते थे। तो ये एक सही उद्देश्य इनका था, अंग्रेजों का भी और यहाँ पर डच का भी आवश्यकता थी, और इनका वनों पर एकाधिकार भी था, क्योंकि इन्होंने वहां पे वनों पे अपना क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। तो बस्तर में भी और जावा में भी वही स्थितियां थी। और ये जो स्थानीय समुदाय हैं, ठीक है, इनका भी एकाधिकार था, इनकी सारी जरूरतें जंगलों से पूरी होती थी। पर जब ये औपनिवेशिक सरकार आ गई तो इनने क्या कर दिया, उनको हटा करके पूरा अपने कब्जे में इसको ले लिया। मतलब यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को वहां पे जाने में भी पाबंदी लगा दी गई। मतलब जहां से इनकी आमदनी थी, इनकी रोजी रोटी थी, इनकी जीविका थी, वही जो है यहाँ पर इन्होंने अपने पक्ष में कर ली थी। ग्रामीणों पे पाबंदी लगा दी गई दोनों जगह। जो अपन ने चर्चा की कि जो गांव के लोग, स्थानीय लोग, जो आदिवासी लोग थे, उनका जो पूरा जीवन यापन था, क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी है या जंगलों से जो उनको चीजें मिल रही हैं, कंदमूल है, फल है, सब्जियां हैं, या जो अन्य चीजें हैं, तो उन सब के ये उपयोग करने में इनको रोक लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। घुमंतु खेती पर भी रोक लगा दी गई। तो ऐसे जब इनके स्थानीय कार्यों पर पारंपरिक रूप से जो वर्षों से चला आ रहा है इनका एक कार्य, इस पर रोक लगा दी गई, तो स्वाभाविक विद्रोह तो हो ही होगा, क्योंकि स्थानीय जनता फिर क्या हो गई, सरकार के खिलाफ हो गई। तो ग्रामीणों पर पाबंदी लगा दी गई और इनको वहां से विस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। जंगलों में इनके निवास से वहां से इनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनको अब बड़ा क्षेत्र चाहिए, अपने रेलवे का विस्तार हो रहा है, रेलवे के जाल जो है बढ़ता जा रहा है, स्लीपरों की आवश्यकता है, लकड़ी की आवश्यकता है, इसके लिए शाही सेना के लिए वहां पे जो वृक्ष हैं जिससे बनाए जाते हैं जहाज, वो कम पड़ गए, लुप्त हो रहे हैं। तो उसकी पूर्ति के लिए यहाँ पर खोजी दल आ रहे हैं, वो यहाँ खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, और वनों को ये व्यर्थ मान रहे हैं कि वनों का कोई लाभ नहीं है, तो ये तो हमारे काम आएगी, और करके लकड़ी का वहां पर निर्यात होगा। तो इस तरह से इन्होंने वहां पे क्या कर दिया, स्थानीय समुदाय का विस्थापन कर दिया। दोनों जगह ये समानताएं हो रही है। और आजीविका पे रोक लगाई थी जब आपने उनको वनों से हटा दिया, जो कि इनकी जो है शुरुआत से अपन कहते हैं कि वो प्रकृति पर निर्भर थे, और इनको पवित्र मानते हुए जो इनकी रक्षा करते थे, इनकी जो है पूजा किया करते थे, इनको वो अपना जो है जीवन यापन का साधन मानते थे, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। वन उत्पादों के ये उपयोग नहीं कर सकते, ऐसे रोक लगा दी गई। यहाँ पे इनका जो पारंपरिक कार्य है उसको इससे रोक दिया गया। ये तो माहिर थे इसमें, घुमंतु कृषि किया करते थे, एक स्थान को जला करके वहां पे कृषि करते थे, फिर आगे चले जाते थे। ये इनका एक तरीका था काम करने का। तो दोनों जगह पर ये स्थितियां यहाँ पर बन गई। और फिर बाद में एक शर्त पे इनको वहां पे प्रवेश करने के लिए दिया गया कि आप जो है यहाँ पर हमारे लिए मुफ्त में काम करेंगे, क्योंकि ये माहिर थे इस काम में, लकड़ी काटना, ठीक है, लकड़ी धोना, पेड़ काटना। तो इनको कहा गया कि इस शर्त पे आपको यहाँ पे हम
रहने देंगे कि आप हमारे लिए मुफ्त में काम करेंगे। तो बेचारे वो कम मजदूरी पे भी वो काम करने को तैयार हुआ, क्योंकि आजीविका का साधन कोई रहा नहीं इनके पास। तो ऐसे में अब क्या हुआ, विद्रोह तो नहीं था, दोनों जगह विद्रोह हुआ, बस्तर में भी हुआ और जावा में भी हुआ। हालांकि विद्रोह क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, दबा दिया गया। ये विफल रहा यहाँ अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, जो विद्रोह किया। और यहाँ पे कलंग विद्रोह था, कलंग समुदाय ने, उसको भी क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। और तो और यहाँ पे डच सरकार ने तो क्या किया, जापान का कब्जा होने वाला था तो उसके पहले भस्म करो और भागो। जो जंगल बचे थे कहीं जापानियों के कब्जे में नहीं आ जाए तो वो नुकसान, और जंगलों को जो है जला करके और नष्ट कर दिया। तो ये स्थितियां यहाँ पर अपन कहते हैं सामान्य रूप से एक से रूप में दोनों जगह देखी गई। तो हमने यहाँ पे किसका अध्ययन किया, बस्तर और जावा में औपनिवेशिक साम्राज्य में औपनिवेशिक सरकार की क्या क्या समानता यहाँ पर रही। फिर आता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो है वनाच्छादित जो क्षेत्र है उसमें बहुत गिरावट आ गई थी। मतलब वनों का क्षेत्र जो है उसमें बहुत कमी हो गई थी, वन बहुत कम हो गए। तो अभी अपन ने चर्चा की थी क्यों कम हो गए। इनको अपने वहां शाही सेना के लिए जो वहां पे यूरोपीय देशों में जो बलुत वृक्ष है वो लुप्त हो रहे थे, तो उसकी जो है कमी पूरी करनी है। तो इन्होंने 1820 में अपने एक दल को भेजा वनों का अन्वेषण करने के लिए, खोज करने के लिए। उन्होंने यहाँ पे एरियाज देखे, उन क्षेत्रों को चिन्हित किया। वनों को ये जो है अनुपजाऊ मतलब अनुपयोगी मानते थे, तो बड़े बड़े पेड़ जो अंधाधुंध काट दिए गए। यूरोपीय कंपनियों को बहुत कम कीमत पे ठेके दे दिए गए लकड़ी काटने के, तो उन्होंने भी जमकर भरपूर दोहन किया। जहां मर्जी आए, कहीं भी किसी भी तरीके से कोई नीति नहीं, कोई व्यवस्थित नीति नहीं, उसके तहत जो है पेड़ काट दिए गए, तो नुकसान तो हुई। और यहाँ पर कारक कौन कौन से रहे, तो पहले तो अपन ने अभी बात की, रेलवे का जाल हो रहा था, विस्तार हो रहा था, तो रेलवे के लिए लकड़ियां चाहिए। तो लकड़ियां चाहिए, स्लीपर के लिए चाहिए या ईंधन के लिए चाहिए। और जगह जगह बहुत कई कई किलोमीटर तक जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, तो उसको फिट रखने के लिए भी स्लीपर जो होते हैं लकड़ी के, उसके लिए तो लकड़ी चाहिए। तो कहाँ से आएगी लकड़ी, पेड़ों से आएगी। और पेड़ कहाँ पर है, वनों में, तो उसको वो काट रहे हैं। निजी ठेके पे दे दिए, यूरोपियन कंपनियों को दे दिए बहुत कम कीमत पे। अब वो बिना देखे, ठीक है, कहीं भी कैसे भी अंधाधुंध जैसे कहते हैं ना, बिना जैसे सोचे समझे और ये कार्य कर रहे हैं, वनों को बेतरतीब तरीके से काट रहे हैं। ये स्थिति हो गई। जहाज निर्माण का मैंने बताया था मैं आपको कि जहाज निर्माण के लिए लकड़ियां चाहिए, शाही सेना के लिए चाहिए। वहां कमी पड़ गई तो चलो भाई यहाँ से लेके चलो, ठीक है। यहाँ के लोगों के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया, विद्रोह किया, उसको कुचल दिया। तो वन तो अगर हटेंगे, पेड़ हटेंगे, तो वनाच्छादित क्षेत्र तो कम होगा ही होगा। कृषि विस्तार करने पे जोर दिया इन्होंने कि वन तो व्यर्थ है, उसकी जगह क्या करनी चाहिए, कृषि करनी चाहिए। तो वहां पे उन्होंने कृषि जो है उसको करवाई, क्योंकि इससे क्या मिल रहा था इनको, कर राजस्व की वृद्धि हो रही थी। तो एक समय तो ऐसा हुआ कि 1880 से लेकर 1920 के दौरान यहाँ पर 67 लाख हेक्टेयर जो है कृषि कार्य में वृद्धि हो गई। मतलब वनों को तो हटा दिया गया, उसकी जगह क्या करवाई जा रही है, कृषि। और खासतौर पे इसमें वाणिज्यिक फसलों का ज्यादा रहा, मतलब जिनकी डिमांड वहां यूरोप में ज्यादा हो रही थी ना, वही फसलों को यहाँ पर उगाया जाने लगा, वाणिज्यिक फसल, जिससे कि आमदनी हो रही है। व्यावसायिक खेती जिसको अपन कहते हैं, एक ही प्रजाति के वृक्ष, जो आपने देखा था वैज्ञानिक मान के जैसे एक ही पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगा देना। तो वनों में तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो अन्य प्रजातियों को हटा देना, मतलब उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो ये तरीका जो था बाद में फिर सही नहीं माना गया। तो एक ही प्रजाति वृक्ष, ठीक है, व्यवस्थित रखने के लिए वनों को एक सी पंक्ति में इनको लगाने का कार्य शुरू हुआ। बागान, जिनकी डिमांड वहां थी यूरोप में, चाय, कॉफी, रबर, इनके जो है मतलब वनों को काट काट करके और उस बड़े एरिया को साफ कर दिया गया और वहां पे बागान बनाए गए। चाय, कॉफी और रबर के लिए वनों को काटा गया और यहाँ पे इसकी खेती की गई, क्योंकि निर्यात कर रहा था। आदिवासी किसान जो हैं, इनका तो जो तरीका था काम करने का, घुमंतु कृषि। तो ये जले हुए, यहाँ पे एक नुकसान और हुआ कि घुमंतु कृषि में क्या करते थे, वनों का एक हिस्सा जला देते थे और फिर जो राख होती थी उसी में बीज बो देते थे, तो बाद में वापस वहां पर पेड़ उगाते थे। पर एक खतरा इसमें ये भी था कि इस आग से और भी
जो है पेड़ों में आग लग सकती थी। तो इसके कारण भी फिर वनों की आग तेजी से फैलती है, इससे भी क्या होता है, तो वनों को खतरा था, आग लगने का खतरा हो गया था। तो ये कारण है कि यहाँ पे वनाच्छादित क्षेत्र में क्या आने लगी थी, धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी। तो इन्हीं पर अपन और आगे चर्चा करेंगे और क्या स्थितियां नहीं। आज के लिए इतना ही। बस्तर जावा का देख लिया, और वनाच्छादित जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसका कारण क्या था, ये हमने इसमें कारक जो थे वो हमने इसमें अध्ययन किए।